रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। ना शोर शराबा ना हंगामा, सिर्फ खबर उसकी पूरी पड़ताल। ना पक्ष विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े हुए मुद्दे और उनके अंदर का हाल। इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात करेंगे केशव के खिलाफ लाल चक्रव्यूह की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं जानकार इस लड़ाई के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि इसके पीछे ओबीसी वोट बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जो न सिर्फ यूपी की चाबी है बल्कि 2024 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला इसी ओबीसी वोट से होना है। ट्विटर पर चले सियासी तीर घाव करें गंभीर। केशव के खिलाफ लाल चक्रव्यूह। माया पर अखिलेश का लाउड स्पीकर अटैक, हमले बैक टू बैक। जैसे जैसे देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा, राजनीतिक जोर आजमाइश तेज होती जा रही। भाजपा दिल्ली में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी की 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट लेकर चल रही, तो समाजवादी पार्टी महागठबंधन की स्क्रिप्ट तैयार करने में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ी है। उसने यूपी में राजनीति गरमा दी है। दोनों ही तरफ से सियासी तीर चलाए जा रहे, न अखिलेश यादव कम पड़ रहे और न ही केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन अब ये लड़ाई दो नेताओं से आगे बढ़कर पार्टी विशेष की हो गई है, क्योंकि पहले सिर्फ अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अपने मीडिया ट्विटर हैंडल से भी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बांदा दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने ट्वीट करते हुए चाय पीती अपनी एक फोटो ट्वीट की और जिस चौराहे का नाम लिखा, समाजवादी पार्टी का कहना है कि उस चौराहे का नाम वो नहीं है। और इसी को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को ही टारगेट क्यों कर रही? क्या इसके पीछे ओबीसी वोट का खेल है? क्योंकि ये वो वोट है जो जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बना देता है। 2017 से अब तक भाजपा केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करती आई है, और ये बात कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को समझ आ गई है कि जब तक केशव प्रसाद मौर्य है, उसका ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने का सपना अधूरा है। क्योंकि 2022 की चुनावी जंग को सपा ने अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश फेल हो गई। केशव प्रसाद मौर्य भले ही सिराथू से पल्लवी पटेल के हाथों हार गए, लेकिन यूपी की वो सीटें जहां ओबीसी वोटर बड़ी संख्या में थे, वो भाजपा के खाते में आ गई, जिससे न सिर्फ यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनी, बल्कि 37 साल का वो रिकॉर्ड भी टूट गया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। अब सवाल इस बात का है कि क्या 24 की चुनावी जंग से पहले अखिलेश यादव के सेट एजेंडे के तहत केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक तोड़कर लाने पर सीएम बनाने का खुला ऑफर दे दिया था। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण ले ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। दरअसल अखिलेश यादव 2017 से ही केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने पर निशाना साधते रहे, लेकिन अब यह हमला नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़ाई अखिलेश यादव और मायावती के बीच जारी है। एक दिन पहले मायावती ने अखिलेश यादव पर एक साथ 3 ट्वीट करके निशाना साधा था,
जिस पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए बसपा की तुलना लाउड स्पीकर से कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा 24 के चुनाव में अपने खिलाफ जनता के आक्रोश और जनहित में काम करने वाले दलों की एकजुटता देखकर भाजपा बौखला गई है, इसीलिए अपने लाउड स्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही। इन लाउड स्पीकरों का माइक कहीं और है। गौरतलब है कि इस वक्त मायावती और अखिलेश यादव एक दूसरे पर भाजपा से मिली भगत होने का आरोप लगा रहे और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी है जो भाजपा से टक्कर ले सकती है, क्योंकि 24 की चुनावी जंग में यूपी एक बार फिर सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा। यहाँ सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। यही वजह है कि सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं। अगर यहाँ कोई फेरबदल हुआ तो पूरे चुनाव की दिशा बदल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो ट्विटर पर चुनावी युद्ध छिड़ा है वो आने वाले समय में कौन सा रंग लेगा, क्योंकि ट्विटर पर चल रहे सियासी तीर घाव को गंभीर कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सुभासपा में भागम भाग, राजभर पर लगा जमीन वाला दाग, क्योंकि इस वक्त ओम प्रकाश राजभर चौतरफा हमलों से जूझ रहे हैं। उनकी पार्टी में टूट मची हुई है। अब तक 175 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं अब पार्टी छोड़ चुके एक नेता ने उन पर जमीन लेने का आरोप लगा दिया है और उनका नाम बाहुबली मुख्तार अंसारी से जोड़ दिया है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले सुभासपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी राजभर पर मुख्तार को लेकर हमला बोला था। भाजपा में भागम भाग, राजभर पर लगे दाग। इनकी टीम लगी है, इनके रतन जो हैं उसमें लग गए हैं। रतन लोग फोन करते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग हम दे देंगे। राजभर का मुख्तार कनेक्शन, पीले खेमे में टेंशन। राजभर का हमला, अखिलेश ले रहे बदला। जहां तमाम राजनीतिक दल 24 की चुनावी तैयारी में जुटे हैं, वहीं ओम प्रकाश राजभर सुभासपा में मची भागम भाग से जूझ रहे। बीते एक हफ्ते में पार्टी के करीब 175 नेता पार्टी छोड़ बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं और अब पार्टी छोड़ चुके सुभासपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामजीत राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर ऑफिस के लिए जमीन लेने का आरोप लगाया है और कह दिया है कि ये जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के पैसे से बना था। ओम प्रकाश राजभर के पास जवाब नहीं है। वो एक राजभर की जमीन है और नहर पर वो मकान बनाए हैं। मैं योगी महाराज से मांग करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, कि उसकी जांच करवा करके उसको धराशायी कराने का काम करें। और वो पैसा लगा है तो मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है। ये लेकिन पहला गठबंधन किए थे ओम प्रकाश राजभर, तो कौमी एकता दल से गठबंधन किए थे और कौमी एकता दल से गठबंधन करके और उनसे पैसा लेकर के वो केंद्रीय कार्यालय बनवाए हैं। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर का नाम मुख्तार अंसारी से जोड़ा गया। इससे पहले 5 सितंबर को जब सुभासपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने भी ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह दिया था कि राजभर मुख्तार अंसारी को अपना बड़ा भाई मानते हैं और बिना मुख्तार से पूछे वो कोई काम नहीं करते। उस दिन महेंद्र राजभर ने यहाँ तक कह दिया था कि राजभर मुख्तार अंसारी के फरार बेटे अब्बास अंसारी को बचाने में लगे हैं, जैसे यूपी की पुलिस कई जिलों में दबिश देकर तलाश रही। 2 से 3 लोग निर्णय लेते हैं और उनके एक बड़े भाई हैं जिनके बारे में कई बार उन्होंने प्रेस मीडिया में जानकारी आप लोगों को दिया है। अगर 3 लोगों के फैसले के बाद अगर किसी से फैसला लेना होता है तो उनके एक बड़े भाई हैं, उनसे फैसला लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल जमीन के आरोप का है, क्योंकि इससे पहले पैसे लेकर टिकट देने का आरोप राजभर पर अखिलेश यादव भी लगा चुके हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर पार्टी में मची टूट के पीछे अखिलेश यादव को जिम्मेदार बता रहे हैं। इनकी टीम लगी है, इनके रतन जो हैं उसमें लग गए हैं। रतन लोग फोन करते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग हम दे देंगे। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। सही आरोप। इनके मऊ के जो बड़े नेता जो घोषी चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं राय साहब, वो फंडिंग कर रहे हैं। उनके जो राजभर नेता हैं वो लगाए गए हैं, उनके विधायक लोग और लोगों को लगा रखा कि चाहे जैसे ओम प्रकाश को खत्म करो, नहीं तो फिर तो डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन राजभर ये नहीं समझ पा रहे कि वो पहले पार्टी में मची भागम भाग को रोके या जमीन और पैसे लेकर टिकट देने वाले दाग को धोएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब विश्लेषण में बात काशी के धर्म युद्ध की, क्योंकि 12 सितंबर को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर फाइनल फैसला आने वाला है। मतलब कोर्ट ये तय करेगा कि ये पूरा विवाद सुनने लायक है भी या नहीं। यही वजह है कि कल होने वाले फैसले से पहले वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा का आलम यह है कि सीसीटीवी कैमरे से हर छोटी बड़ी बात की निगरानी हो रही है, क्योंकि कल जो भी फैसला आएगा उस पर विवाद ना गहराए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। क्योंकि हिंदू पक्ष मस्जिद में शिवलिंग का दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस थ्योरी को खारिज कर रहा है। काशी के धर्म युद्ध का फाइनल राउंड। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग या फवारा, क्या होगा फाइनल निपटारा? सुरक्षा का घेरा, आसमान से ड्रोन का पहरा। इस वक्त पूरे देश की निगाहें बनारस की कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला सोमवार को आने वाले अदालत के फैसले पर टिका है, जहां अदालत यह फैसला सुनाएगी कि यह विवाद सुनने लायक है या नहीं। क्योंकि अगर अदालत ने इस विवाद को सुनने लायक माना तो अयोध्या की तरह सुनवाई होगी, और अगर कोर्ट ने इसे सुनने लायक नहीं माना तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन इन दोनों ही सूरत में माहौल गर्म होने की संभावना है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा कि विवाद सुनने लायक नहीं, जबकि हिंदू पक्ष की मांग है कि अयोध्या की तरह इस मामले की भी सुनवाई हो। ज्ञानवापी मामले को लेकर 12 सितंबर की तारीख अहम है। अहम इसलिए कि ये वाद सुनने लायक है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। और अगर इस पर फैसला ये आता है कि ये वाद सुनने लायक है, तो अयोध्या के तर्ज पर इस पर सुनवाई होगी और राजनीति भी होगी। यही वजह है कि अदालत के फैसले से पहले प्रशासन अलर्ट है, कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू हो गई है। आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर, खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में, पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिला न्यायालय परिसर के बाहर चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे से हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा रही। प्रशासन नहीं चाहता कि अदालत के आने वाले फैसले से काशी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो, इसके लिए प्रशासन पहले ही सारे इंतजाम करके चल रहा। यहाँ तक कि लापरवाही होने पर थाना प्रभारियों से लेकर सर्किल ऑफिसर को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन जहां प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। वाराणसी के अर्दली बाजार मंदिर में काशीवासियों ने यज्ञ कर भगवान महादेव से प्रार्थना की कि फैसला हिंदू पक्ष के हक में आए। यज्ञ और पूजा क्यों? क्योंकि नंदी जी जो सैकड़ों वर्ष इंतजार बाबा का दर्शन करने के लिए कर रहे हैं, वो इंतजार 12 तारीख को वो समाप्त हो जाए, इसीलिए हवन पूजा कराए, जो हिंदू समाज के लिए वो जीत हो, आर्य समाज का महत्व बढ़े। फैसला तो देखिए हिंदू के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि हमारे नंदी महाराज जो माने जाते हैं कि भोलेनाथ के साथ रहते हैं, वो बहुत ही लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो बाबा फिर से उन्हें मिले, उन्हें दर्शन मिले और बाकी सारे हिंदुओं को भी वो दर्शन दे। मतलब अब घटता हर पहर वाराणसी में हलचल बढ़ा रहा, क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं, उस आस्था का है जिससे पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा सकती है। क्योंकि जो भी फैसला आएगा उससे वाराणसी 2 कालखंड में बट जाएगा। पहला 12 सितंबर से पहले का और दूसरा 12 सितंबर के बाद का। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा।
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद 3 दशक पुराना है, जिसकी शुरुआत 1991 में उस याचिका के साथ हुई थी जिसमें मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा करके पूजा की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद कई और याचिका आई और समय समय पर यह विवाद गहराता रहा। ये पूरी रिपोर्ट को देखिए और समझिए कैसे इसके तार 16वीं सदी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। तीन दशक पुराना विवाद, एक एक याचिका है खास। ज्ञानवापी का इतिहास, मस्जिद के अंदर राज। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद यूं तो सदियों पुराना है। कहा जाता है 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। लेकिन इस विवाद ने मोड़ तब ले लिया जब 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इसी याचिका में कहा गया था कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता का दावा था कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है, इसीलिए उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए। मतलब 1991 के बाद से यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय है। वहीं दूसरी याचिका वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। ये याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी, जिस पर अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया, जिसका उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हुए सर्वे का भी विरोध किया। दरअसल इस विवाद को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। ऐसा ही एक दावा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का है कि नंदी भगवान की प्रतिमा आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। इससे साफ है कि मंदिर मस्जिद के भीतर ही है। वहीं एक सवाल सर्वे का भी है, जिसमें मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया, क्योंकि सर्वे के बाद कई वीडियो सामने आए जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति, त्रिशूल और स्वास्तिक होने की बात कही गई। अब सवाल बड़ा है, क्या अदालत 3 दशक से चले आ रहे इस विवाद को सुनने लायक समझेगी या फिर इस पर यहीं पर पूर्ण विराम लग जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात यूपी की इंटरनेशनल उड़ान की, क्योंकि 48 साल के बाद भारत वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने जा रहा है और इस समिट का शुभारंभ कल पीएम मोदी करेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज खुद सीएम योगी पहुंचे। योगी सरकार की कोशिश इस समिट के जरिए दुनिया के बाजार में देश के उत्पादों की धाक जमाने के साथ साथ निवेश के लिए कंपनियों को आकर्षित करना है, क्योंकि ये पहली दफा है जब 3 दिन तक नोएडा में बड़े बड़े निवेशक पहुंचेंगे। निवेशकों का जमघट होगा। पश्चिम की इंटरनेशनल उड़ान दुनिया में बनेगी पहचान। वर्ल्ड डेयरी समिट में भारत की मेजबानी, 48 साल की कहानी। 48 साल बाद भारत वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने जा रहा। ग्रेटर नोएडा में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के एक्सपर्ट और व्यवसायी जुटेंगे, जिसका शुभारंभ खुद पीएम मोदी करेंगे। इस समिट के जरिए भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएगा, जिसे भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कार्यक्रम के एक दिन पहले सीएम योगी खुद इसका जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि भारत को इससे पहले 1974 में मेजबानी का अवसर मिला था और अब 4 दशक के बाद भारत
दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक ब्रांडिंग पर फोकस कर रहा, ताकि दुनिया के बाजार में देश के उत्पादों की धाक जमे। साथ ही निवेश के लिए कंपनियां भी आकर्षित हो। नोएडा में 12 से 15 सितंबर तक होने वाले सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने नामांकन किया है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड और बेल्जियम से बड़ी संख्या में पंजीकरण हुए हैं। मतलब आने वाले 3 दिनों तक वीआईपी नोएडा में जमघट लगाएंगे, जिसे देखते हुए नोएडा को छावनी में बदल दिया गया है। अभी जहां पर एक कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री यहां पर कार्यक्रम में आएंगे कल, तो वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यही वो इंडिया एक्सपो मार्ट है जहां पर जो है इस कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, यहाँ पर पोस्टर बैनर लगा दिए गए कार्यक्रम को लेकर। और ये जो है वर्ल्ड डेयरी समिट, इस कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। बता दें कि जिस तरह से तैयारियां अभी फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। वही जानकार वर्ल्ड डेयरी समिट को बड़ी उड़ान के रूप में देख रहे। इससे न सिर्फ निवेश के रास्ते खुलेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।